Very good morning students, welcome to the class. Today we will start third chapter in your economics book मुद्रा और साख. Right? तो start करते हैं. पेज नंबर आपका 39. Yes. चैप्टर 3 मुद्रा और साख. मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं. क्या आप इनकी सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं. ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो. ऐसे भी हो सकता है. कुछ ट्रांजैक्शन जो है कैश में होती हैं, कुछ में कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है. अच्छा, अर्लियर कैसे ट्रेड होता था? पहले के टाइम में किस तरीके से ट्रेड होता था? वस्तु विनिमय होता था. वहाँ पे उस टाइम करेंसी इस्तेमाल नहीं होती थी, गुड्स के बदले में गुड्स मिलता था. ठीक है. अभी जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जहाँ पे डायरेक्ट कैश इन्वॉल्व होता है. कुछ एक्टिविटीज में क्या होता है, ट्रेड पहले होता है, जो कैश की ट्रांजेक्शन है वो लेटर ऑन होती है. होता है, ऐसे भी जनरली होता है. पैसे आप बाद में पे करते हो, सामान पहले खरीद लेते हो. ठीक है. यस. क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है. जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है, वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है. विनिमय मतलब एक्सचेंज. पैसे के बदले में जो भी सर्विसेज या जो भी गुड्स उसको चाहिए वो इजीली खरीद सकता है. ठीक है. इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है. फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए करता है. एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं. वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदने जाता है. जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा. ठीक है. आपको पैसा चाहिए तो आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ सेल करोगे. सेल करने के बाद आपके पास जो पैसा आएगा उसके बाद आप अपने नीड्स को पूरा करोगे. तो क्या है, एक तरीके का ये सर्कुलेशन बता रहे हैं कि मनी का फ्लो, कैश का सर्कुलेशन किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली. ठीक है. जरूरी तो नहीं है कि एक पॉइंट पे आपके पास पैसा आके आप उसको स्टोर कर लोगे. ठीक है. कहीं ना कहीं तो उसको करोगे. इधर चाहे इन्वेस्टमेंट में करो, चाहे सेविंग में करो. सेविंग के लिए भी बैंक्स में जाओगे. ठीक है. तो वहाँ पे वो पैसा सर्कुलेट ही हो रहा होगा. ठीक है. इन्वेस्ट करोगे तो भी सर्कुलेट होगा. ठीक है. और अगर आपको कोई और सर्विसेज या गुड्स की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको खरीदोगे. ठीक. जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते को सीधा गेहूं से विनिमय करता तो उसकी कितनी कठिनाई होती. उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो. ठीक है. पहले ऐसे ही होता था ना ट्रांजेक्शन की, जो सामान आपके पास है उसी के बदले में आप कुछ ले सकते हो. अब सपोज जिसके पास गेहूं है उसको जूते की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो उसे तो गेहूं नहीं मिलेगा ना. ठीक है. तो इसीलिए कैश की या मुद्रा की हमें जरूरत पड़ती है. अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों. इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है. एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो. ठीक है. 1 मार्क क्वेश्चन. आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किसको कहा जाता है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग. इसका मतलब है जो चीज आप बेचना चाहते हो सामने वाले के पास उसकी रिक्वायरमेंट है और जो सामान उसके पास है उस सामान की रिक्वायरमेंट आपके पास है. ठीक. तभी तो ट्रांजैक्शन होगा ना. जब अगर जूता बेचने वाले को तो जूता तो बेचना है लेकिन सामने वाले को जूता खरीदना नहीं है. ठीक है. तो दोहरी आवश्यकता है, दोनों की एक जैसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी आप उसको ट्रांजैक्ट कर सकते हो. वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है. इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है. फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे. उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है. एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है.
क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थ का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता तो है। अब आपको पता चला करेंसी की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। ठीक है, धीरे धीरे हमने करेंसी को डेवलप क्यों करा। पहले गुड्स एक्सचेंज होते थे आपस में, लेकिन जब इस तरीके की प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि देखो जब पॉपुलेशन बढ़ती है, इकोनॉमी ग्रो करती है, तो जरूरी तो नहीं है ना, छोटी कम्युनिटी थी जब तक तो पॉसिबल था ट्रेड गुड्स की फॉर्म में करना, लेकिन जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो करती है, ठीक है, लोगों की नीड्स बढ़ती है, तो जरूरी तो नहीं जो चीज़ आपके पास है वो सामने वाला खरीदना चाहता हो। तो करेंसी हमें एक वो मोड प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपको सिर्फ अपना सामान को बेचने की हेडेक है। ठीक है, सेम सामान आपको उसी से वही सामान खरीदना है, ये आपकी हेडेक नहीं होती है। ठीक है, तो करेंसी एक मीडियम का काम करता है यहाँ पे आपके लिए एक्सचेंज के लिए। ठीक है, मुद्रा के आधुनिक रूप। हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में करेंसी से पढ़ो। करेंसी मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीजें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। क्लियर है? कोई डाउट? चलो। बैंकों में निक्षेप। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी देखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के लिए जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? जो आपके सेविंग अकाउंट होते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। घर पे पैसे रखोगे ना तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और ना ही वो सेफ रहेगा, इसीलिए बैंक आपको फैसिलिटी देता है, आप पैसा भी जमा कर सकते हो, सेफ रख सकते हो, साथ में आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिल जाता है। तो जो भी एडिशनल मनी आपके पास होती है उसको आप इस तरीके से बैंक में सेव कर सकते हो। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता, जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम की किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। ठीक है, सिक्के नोट के अलावा आपके चेक भी प्रिवेलेंट है, ठीक है, मार्केट में, जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और पेमेंट आप उसको कर भी सकते हैं। पेज नंबर 48। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। कहाँ आ गए? ये भी पढ़ना है। बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियाँ, बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। पेज नंबर 42। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक